हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चलेगी बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज के सुपरफास्ट रिवीजन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। प्रत्यवर्ती धारा के वर्गमाध्य मूलमान और शिखर मान में संबंध बताना, साथ में परिभाषा है। वर्गमाध्य मूलमान, वर्ग लगा के माध्य निकालो, ठीक है ना। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक धारा है, ठीक है, उसका वर्ग निकालो और वर्ग के बाद माध्य निकालो। माध्य मतलब कितना, टोटल, ठीक है, उसी को बोलेंगे वर्गमाध्य मूलमान। वर्ग लगा करके उसका माध्य निकाल दो, फिर वर्ग मूल निकालो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ धारा है, तो धारा का वर्ग लगाओ, कितना समय लगा, और फिर इसका वर्गमूल लगाओ। ये वर्ग का माध्य, इसके बाद रूट, तो ये वर्गमाध्य मूल मान कहलाता है। तात्क्षणिक धारा के एक वर्ग पूर्ण चक्र में, एक वर्ग मतलब ये धारा बह रहा है तो एक चक्र हो गया धारा, फिर इसका वर्ग। एक वर्ग पूर्ण चक्र में धारा के तात्क्षणिक मानों के वर्गों के माध्य मान के, भाई ये हमने कहा वर्ग का माध्य मान निकाला, फिर उसका वर्गमूल निकाला, तो जो वैल्यू आया उसे वर्ग माध्य, वर्गों का माध्य फिर वर्गमूल निकालो, तो उसे वर्गमाध्य मूलमान कहते हैं, ठीक है। चलिए शिखर मान की यदि बात की जाए तो प्रत्यवर्ती धारा के अधिकतम मान को ही उसका हम शिखर मान कहते हैं, जो I0 बराबर √2 IRMS के बराबर होता है। ये दोनों में संबंध है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रत्यवर्ती धारा के चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव शून्य क्यों होते हैं, समझाइए। अब देखिए क्या कहता भैया, एक पूर्ण चक्र की यदि बात करें तो आधे चक्र में विद्युत धारा एक दिशा में, सही है, तथा आधे चक्र में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, जिससे पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान शून्य हो जाता है। कि आधे चक्र में विद्युत धारा की दिशा एक ही ओर होती है और आधे चक्र में दूसरे ओर, विपरीत ओर होती है, जिससे एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अतः प्रत्यवर्ती धारा के चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, क्योंकि ये विपरीत क्रम में होते हैं ना, इस कारण से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यवर्ती धारा का मापन चल कुंडली धारा मापी से नहीं किया जा सकता, क्यों। चल कुंडली धारा मापी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। प्रत्यवर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र में औसत मान शून्य होता है, अभी आपने पढ़ा। अतः प्रत्यवर्ती धारा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती। फलस्वरूप चल कुंडली धारा मापी की सहायता से फलस्वरूप प्रत्यवर्ती धारा का मापन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा रिपीटेड हो चुका है। अभी आपने पढ़ा कि जैसे हमारे पास धारा है, ये चीज़ हम आपको पहले भी तो बता रहे थे ना। अर्धचक्र की बात करें तो ये गया और फिर ये अर्धचक्र, फिर ये गया, फिर ये अर्धचक्र, है ना। एक हमारा यदि ऊपर है तो एक नीचे, एक दूसरे के विपरीत क्रम है, दिशाएं दोनों का विपरीत है। तो चल कुंडली धारा मापी धारा में चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जो चल कुंडली में धारा मापी है किस पर प्रभावित है, मतलब किस पर आधारित है, तो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। अब चूंकि आपने देखा कि प्रत्यवर्ती धारा यदि एक पूर्ण चक्र में औसत मान शून्य होता है, इसका आप थ्योरम भी लगाए होंगे कि प्रत्यवर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में मान कितना होता है, तो शून्य होता है, ठीक है। इस स्थिति में वो चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित ही नहीं करता, तो हम फिर चल कुंडली धारा मापी कैसे प्रयोग कर सकते, नहीं कर सकते ना। चलिए एक बल्ब के साथ श्रेणी क्रम में एक परिनालिका लगी है। बल्ब प्रत्यवर्ती धारा से जल रहा है। यदि परिनालिका के अंदर लोहे का एक क्रोड रख दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा, तो क्रोड रखेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा का मान कम हो जाएगा, बल्ब का प्रकाश धीमा पड़ जाएगा, क्योंकि परिनालिका के अंदर लोहे का क्रोड डालने पर उसका प्रेरकत्व तो बढ़ जाता है। प्रेरकत्व मतलब प्रतिरोध, अवरोध ही है, ठीक है। बढ़ जाने से प्रतिघात का मान भी बढ़ जाएगा, तो धारा के मान में कमी आ जाएगी। वही है भैया, अवरोध बढ़ जाना, धारा के मान में कमी हो जाना। अगला प्रश्न बच्चों, प्रत्यवर्ती धारा का मान घटाने के लिए प्रतिरोध की अपेक्षा प्रेरकत्व तो अधिक उपयोग किया जाता है, क्यों। प्रतिरोध का जो है भैया उसमें ऊर्जा ज्यादा लॉस होता है, जबकि प्रेरकत्व में जो ऊर्जा है वो लॉस नहीं होता है, क्षय नहीं होता, इस कारण से हम प्रेरकत्व का प्रयोग करते हैं। ओके, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए प्रत्यवर्ती धारा के मान को घटाने के लिए प्रतिरोध का उपयोग करने पर विद्युत ऊर्जा कुछ भाग में ऊष्मीय ऊर्जा में अपव्यय हो जाता है, जबकि प्रेरकत्व का उपयोग करने से प्रेरकत्व का शक्ति गुणांक शून्य होने के कारण ऊर्जा का बिल्कुल अपव्यय नहीं होता। इस कारण से प्रेरकत्व का हम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली और संधारित्र जुड़ा है, तब धारा और वोल्टेज में क्या संबंध होता है। तो जब प्रेरकत्व जुड़ा होता है तब धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, और वहीं पे जब हम संधारित्र की बात करते हैं, यदि संधारित्र जुड़ा है तो फिर हमारा धारा वोल्टेज से अग्रगामी है। जब प्रेरकत्व जुड़ा है तो धारा 90 डिग्री पश्चगामी है, ध्यान रखना। जब
प्रेरकत्व जुड़ा है। क्या जुड़ा है बच्चों? प्रेरकत्व जुड़ा है, तो 90 डिग्री पश्चगामी है। और वहीं पे जब संधायित्र जुड़ा है तो धारा 90 डिग्री अग्रगामी होता है। आगे देखो, एक विद्युत हीटर को समान विभवांतर पर दिष्ट धारा पर प्रत्यवर्ती धारा द्वारा गर्म करते हैं। ठीक है, क्या दोनों की स्थितियों में हीटर में समान ऊष्मा उत्पन्न होगी? क्या बोला गया? दिष्ट धारा से भी और प्रत्यवर्ती धारा द्वारा, दोनों में से गर्म करते हैं तो क्या समान ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है? तो देखो जरा, यहाँ पर हीटर में तार कुंडलियों के रूप में होता है, अतः उसमें प्रतिरोध के साथ साथ प्रेरकत्व भी होता है, अतः उसका प्रतिरोध प्रत्यवर्ती धारा के लिए अधिक एवं दिष्ट धारा के लिए कम होता है। क्या बोला गया भाई? कि हीटर में तार कुंडली के रूप में रहता है। जैसे मान लीजिए आपका जब कुंडली होता है तो उसे प्रेरकत्व तो कहते हैं बच्चों। अब प्रत्यवर्ती धारा जुड़ा हो यदि हमारे हीटर के साथ, तो उसका जो है प्रतिरोध अधिक हो जाएगा और दिष्ट धारा के लिए कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब उत्पन्न जो ऊष्मा के अनुसार यदि देखा जाए तो प्रत्यवर्ती धारा में कम ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध अधिक है, जिसका प्रतिरोध अधिक है तो ऊष्मा कम उत्पन्न होगा। कुल मिलाकर के यदि हीटर को हम दिष्ट धारा के माध्यम से यदि ऊष्मा प्राप्त करें हीटर से तो अधिक ऊष्मा मिलेगी, और वहीं पे प्रत्यवर्ती धारा की बात करें तो प्रत्यवर्ती धारा के कारण कहीं ना कहीं ऊष्मा कम मिलेगी। बाटहीन धारा किसे कहते हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यदि किसी परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता तथा प्रतिरोध का मान शून्य हो तो विद्युत वाहक बल धारा में 90 डिग्री का कालांतर होगा। इस स्थिति में परिपथ का जो औसत शक्ति वो शून्य होगा, और यही जो धारा है वाटहीन धारा है। ठीक है, वाटहीन धारा, किसी परिपथ में बहने वाली धारा वाटहीन धारा कब कहलाती है? जब उसमें प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता जुड़ा हो और उसका प्रतिरोध बिल्कुल शून्य हो, तब वो धारा वाटहीन धारा कहलाता है। जिसके आगे कहा है, इस प्रकार यदि किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध धारिता तथा परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो तो परिपथ में धारा जो प्रवाहित होती है किंतु परिपथ में ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होता, परिपथ की इस धारा को वाटहीन धारा कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है सही, अगला क्वेश्चन है काम का। नागरिक विद्युत वितरण में धारा प्रत्यवर्ती धारा के रूप में दी जाती है, दिष्ट धारा के रूप में नहीं। क्यों? देखो, नागरिकों को जो हम धारा देते हैं तो उसका हम प्रबलता घटा और बढ़ा कर देते हैं। तो यदि हम दिष्ट धारा का प्रयोग करें तो ट्रांसफार्मर का हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे और उसमें वोल्टेज को घटा या बढ़ा नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं ना? लेकिन वहीं पे यदि हम प्रत्यवर्ती धारा का प्रयोग करते हैं तो उसकी सहायता से हम उसके वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं और अधिक भी कर सकते हैं बच्चों। जो हम नागरिकों को धारा देते हैं तो हम यदि प्रत्यवर्ती धारा का प्रयोग कर रहे हैं तो ट्रांसफार्मर की सहायता से उसकी प्रबलता को घटा बढ़ा सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इसलिए हम प्रत्यवर्ती धारा का प्रयोग करते हैं। वहीं पे हम दिष्ट धारा का यदि प्रयोग करें तो फिर दिष्ट धारा के माध्यम से हम उसके वोल्टेज को या उसकी प्रबलता को घटा बढ़ा नहीं सकते। इस कारण से दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रत्यवर्ती परिपथ में बाटहीन धारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में कुंडली का उपयोग करके व्यवहारिक रूप से बाटहीन धारा प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, डीसी वोल्टेज को बढ़ाने में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? डीसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए देखो जरा, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अन्योन्य प्रेरण की घटना केवल प्रत्यवर्ती धारा में ही होती है। अन्योन्य प्रेरण क्या है? एक कुंडली में धारा बहाया, दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, और ये अन्योन्य प्रेरण केवल प्रत्यवर्ती धारा में होता है। इसलिए भैया डीसी वोल्टेज में नहीं हो सकता ना, डीसी दिष्ट धारा में ये संभव नहीं है। ट्रांसफार्मर में भंवर धाराओं का प्रवाह किस प्रकार कम किया जा सकता है? या ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलित बनाए जाते हैं। क्यों? पटलित क्रोड, ये क्रोड है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे क्रोड लिख लेना आप। पटलित क्रोड बनाए जाते हैं। क्यों? ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित बनाकर भंवर धाराओं के प्रभाव को कम किया जाता है। क्रोड में पटलित होने से उसका प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है, अतः उत्पन्न भंवर धाराओं की प्रबलता बहुत कम हो जाती है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में अपव्यय नहीं हो पाता। इसका मतलब समझ गए कि पटलित मतलब तह दे करके और उसमें विद्युत लेपन करके, मतलब कुचालक पदार्थों का एक के ऊपर एक तह देकर आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं। इसी को बोलते हैं पटलित क्रोड, जिससे प्रतिरोध अधिक हो जाता है। यदि उसमें भंवर धारा उत्पन्न भी हुआ तो बहुत कम मात्रा में उसका जो धारा है इधर उधर जाएगा और अपव्यय होगी। ये चीज़ होता है भाई। यदि हम उसमें
कुछ अलग पदार्थ लगा दिए तो उसमें ऊष्मा का क्षय उतना अधिक नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि भाई उसका प्रतिरोध ही ज़्यादा हो गया, वो ऊष्मा लेगा ही नहीं, ऊर्जा ही नहीं लेगी, इसलिए भाई पटलित क्रोड बनाए जाते हैं। कुछ समझ में आया कि भाई साहब पटलित क्रोड बनाने से क्या होगा कि उसमें भावर धारा का प्रभाव कम हो जाएगा। कैसे कि भाई उसका प्रतिरोध यदि अधिक हो गया, किसी चीज़ का प्रतिरोध अधिक है तो वो रोकेगा, वो ज़्यादा लॉस नहीं करेगा, तो उसमें ऊर्जा के रूप में अपव्यय कम हो जाएगा। प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या है आप बताइए। प्रतिघात प्रतिबाधा, जैसे हमारे पास कोई एक परिपथ है, यदि उसमें संधारित्र जुड़ा है या तो आपका प्रेरकत्व जुड़ा है, प्रेरक कुंडली जुड़ा है, तो उसमें जो अवरोध उत्पन्न होगा उनके द्वारा उसे हम प्रतिघात कहेंगे। और प्रतिबाधा किसे बोलते हैं, यदि हमारे परिपथ में प्रतिरोध, प्रेरक कुंडली या संधारित्र इनमें से कोई दो या दो से अधिक जुड़ा हो तो प्रतिबाधा कहलाता है। कुल मिलाकर के एक प्रकार से ये अवरोध है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास बच्चों क्या है, एक परिपथ है, उसमें यदि धारिता जुड़ा है, संधारित्र जुड़ा है और एक कुंडली जुड़ा है, इनके द्वारा यदि अवरोध डाला जाता है तो हमारा प्रतिघात कहलाएगा। वहीं पे यदि परिपथ में आपका प्रतिरोध, संधारित्र और आपका क्या हो जाएगा, एक प्रेरक कुंडली, इन तीनों में से कोई दो जुड़े हो, इन कॉम्बिनेशन में हो और उनके द्वारा अवरोध डाला जाए, उसे हम बोलते हैं प्रतिबाधा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या हैं। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। अच्छा बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप लोगों को पता होगा कि जैसे मान लीजिए ये हमारा पृष्ठ है ना, प्रकाश किरण पहले मान लीजिए यहाँ से विरल से सघन में प्रवेश करती है, विरल से यदि सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। एक ऐसी स्थिति आता है कि इसका मान 90 डिग्री हो जाता है, क्या 90 डिग्री, तब ये जो कोण है क्रांतिक कोण कहलाता है। और फिर इसको और बढ़ाएंगे तो प्रकाश किरण अपवर्तित न होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देखो ये सिद्धांत ही है, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है बच्चों, कहाँ से, सघन से विरल में जाती है, तो अभिलंब से दूर हटती है, ये अभिलंब है इसका, इससे दूर हटेगी। आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, ये आपका अभिलंब से दूर हटती जाएगी। एक ऐसी स्थिति आएगा बच्चों कि ये वापस आ जाएगी, यह परिघटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। यही है कि नहीं है कि प्रकाश किरण भैया ये है, आपतन कोण का मान बढ़ाते गए, अपवर्तन कोण का मान बढ़ता गया, एक ऐसी स्थिति आया कि एक निश्चित कोण पर इसका मान 90 डिग्री है, मतलब ये प्रकाश किरण यहाँ से गई और सीधे 90 डिग्री बना दिया अभिलंब से, यहाँ पे 90 डिग्री, और थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ये फिर से प्रकाश किरण वापस लौट आएगी। तो इस स्थिति में क्या है कि आपतन कोण का मान IC यानी क्रांतिक कोण है, ये कब है, जब ये 90 डिग्री बन रहा है, इसको बढ़ाएंगे तभी तो ये आगे आएगा। तो आपतन कोण का मान IC से अधिक हो जाए, क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, और प्रकाश किरण कहाँ से, सघन से विरल में जाए, तब ये पूर्णांतिक परावर्तन संभव हो सकता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि छोटा चीज बड़ा के रूप में दिखाई दे, सिंपल है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख रखकर फोकस और उसके ध्रुव के बीच में रख दिया जाए तो उसका सीधा बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इस प्रकार दाढ़ी के पास अवतल दर्पण को रखने से उसका सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अतः दाढ़ी बनाने के लिए सुविधा होती है। कितना सिंपल है, अरे यार बहुत सिंपल है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक क्या है, आपने पढ़ा होगा ना अपवर्तन के द्वितीय नियम से, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे हम म्यू से दर्शाते हैं और उसी को अपवर्तनांक कहते हैं, स्नेल के नियम से जानते हैं। ठीक है कि भाई जो आपका प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन कहलाता है। इसमें कोई दुरा वाली बात नहीं, आपको याद होगा कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन हो रहा है इसका मतलब ये होता है बच्चों, कहीं ना कहीं आपतन कोण भी होगा, कहीं ना कहीं अपवर्तन कोण होगा, तो इनके ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है ना, जिसे हम बोलते हैं बच्चों क्या, अपवर्तनांक कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है कि जब एक वर्णिक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आयतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। इस निश्चित अनुपात के पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पर देखते हो 1 म्यू और साइन और बटे साइन आर। तारे टिमटिमाते क्यों है, कारण बताइए, बताओ।
तो इनके कारणों को हम थोड़ा समझेंगे कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी के ऊपर की ओर चले तो वायुमंडल कहीं पे सघन कहीं पे विरल होता है, सही है कि नहीं। तो बार बार मतलब आंतरिक परिवर्तन तो नहीं कह सकते, लेकिन अपवर्तन कह सकते हैं कि अपवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, ऊपर वायुमंडल है, कहीं पे सघन कहीं पे विरल है, तो प्रकाश किरण यहाँ से मान लो तार से चली तो ऐसे गई, कभी ऐसे मुड़ गई, फिर ऐसे चली। भाई अपवर्तन सघन के माध्यम के ऊपर डिपेंड करेगा, सघन विरल। यदि भाई सघन से विरल में जा रहा तो अभिलंब से दूर हट रहा है, और यदि विरल से फिर सघन में जाए तो अभिलंब के पास आ गया। तो भाई कहीं ना कहीं जब पृथ्वी ऊपर की ओर चलता है, सॉरी पृथ्वी नहीं चलेगा यार, पृथ्वी के ऊपर की ओर हम जाते हैं, तो कहीं ना कहीं माध्यम में क्या होता है, परिवर्तन होता है, कहीं पे सघन कहीं पे विरल, तो अपवर्तनांक में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। क्योंकि हम ऊपर वैसे भी जाएं तो विरल ही माध्यम पाते हैं, हम लोग विरल ही माध्यम पाते हैं। और जब विभिन्न माध्यमों से प्रकाश किरणें गुजरती है बच्चों, तो कहीं ना कहीं प्रकाश जो है सीधा ना पहुंचकर टेढ़े मेढ़े रूप में पहुंचता हमारे आंखों तक, इस कारण से टिमटिमाता हुआ नजर आता है। लेंस की आवर्धन क्षमता से क्या अभिप्राय है, इसको आप समझाइए। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही आवर्धन क्षमता कहते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। बर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं, बर्ण विक्षेपण क्षमता, ये लो ऐसे क्वेश्चन भाई अब बताओ यार, ये 2 मिनट के लायक है, बिल्कुल नहीं है। ये खासा 10 मिनट के लायक है, लेकिन फिर भी समझाऊंगा, बोर्ड एग्जाम चल रहा है, बच्चे तो कहते हैं 5 मिनट में हमको 50 क्वेश्चन समझा दो सर, है ना। कि ये प्रिज्म होता है, और प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश किरणें डाली जाती है तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त होता है। सिंपल है, सबको पता है। कितने हो गए, 7 हो गए, 3 4 5 6 7। ये बैगनी रंग होता है, बैगनी से ऊपर जाते जाओ ऊपर रेड हो जाता है, सही है कि नहीं है, होता है कि नहीं। बीच में आपका है ना बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला, ठीक है। जामुनी हो जाता है, नीला, हरा, पीला, यहाँ पे पीला होता है, येलो बीच में, सही है कि नहीं। और फिर बैगनी, जामुनी, हरा, हपी, पीला, फिर आपका, अरे यार ट्रिक यह होता है, बैजानी हपी नाला, ऐसा होता है, नारंगी लाल, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी लाल, तो ये आपका रेड येलो होता है, ठीक है। तो जब भाई साहब बात करते हैं कि प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अब इन्हें अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर यदि मैं आपसे कहूँ कि भाई इसको आगे बढ़ाएंगे, इनके साथ जो कोण बनेगा कहीं ना कहीं विचलन कोण बनेगा, सभी के साथ विचलन कोण बनता है। तो किन्हीं 2 रंगों के विचलन कोण, जैसे हम आर और वॉयलेट की बात करें और उसके माध्य रंग के विचलन कोण का अनुपात निकाल दें तो वो बर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। किन्हीं 2 रंगों के किरणों के कोणीय विक्षेपण और माध्य किरण के विचलन के अनुपात को, क्या, माध्य किरण के विचलन के अनुपात को उन रंगों के प्रिज्म के लिए बर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोणीय विक्षेपण का मतलब कोण में परिवर्तन, अर्थात विचलन कोण में डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, अधिक में से कम वाले को घटाएंगे। तो ये हमारा फार्मूला है। किन्हीं 2 रंगों के, जैसे हमारे पास ये 2 रंग है ना, ये 2 रंग है, इनके विचलन कोणों का डिफरेंस अधिक जो भी होगा, जैसे हमने उल्टा कर दिया, यहाँ पे डेल V माइनस डेल आर होगा, इन दोनों का अंतर, और फिर भैया माध्य किरण के विचलन का अनुपात। कोणीय विक्षेपण का मतलब यही है कि 2 विचलन कोणों के बीच का अंतर, 2 विचलन कोणों के बीच का अंतर, ठीक। तो ये आपका बर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। इसके पीछे का कारण क्या है भाई, लाल दिखाई देने का मतलब ये है कि अन्य जो किरणें हैं वो फैल जाती हैं, लेकिन लाल किरण फैलता नहीं है, वो हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, इस कारण से लाल दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश किरणों को सूर्य से हम तक आने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, अतः लाल तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण वायुमंडल के अणुओं द्वारा उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जबकि अन्य सभी रंग पूर्णतः प्रकीर्णित हो जाते हैं, अतः सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। समझ में आया कि भाई सूर्यास्त या सूर्योदय के समय में जहां पे हम हैं, हमसे सूर्य दूर है, वहां से प्रकाश किरणें आएगी, भाई यहां तक आने में प्रकीर्णन होता है,
प्रकाश किरणों का फैलाव होता है तो सूर्य के जो लाल रंग होता है उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, इसलिए वो ज़्यादा फैलता नहीं है। अन्य रंग फैल जाते हैं, इस कारण से वो लाल दिखाई देता है। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? हमने भी आपको समझाया था कि जैसे मान लीजिए हमारा सूर्य का प्रकाश है, जब उसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंग मिलता है, बैजानी हपी नाला, ठीक है, बैजानी हपी नाला 7 रंग मिलते हैं। अब 7 रंगों का जो एक समूह है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों का जो समूह है वो स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बैगनी, जामुनी वही आसमानी है, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। विक्षेपण की घटना से प्राप्त इन रंगों के समुदाय को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जो कि ये इस प्रकार से बैजानी हपी नाला। परावर्तन किसे कहते हैं बच्चों? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं, जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर, ये मान लो ठोस सतह है, ठीक है, प्रकाश किरण सतह पर टकराई और उसी माध्यम में लौट जाती है, ये आपका अभिलंब है, आपतन कोण है और अपवर्तन कोण है, PQRS, ठीक है। ये परावर्तन का कि प्रकाश किरण जब किसी सतह से टकराते और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है बच्चों। इसमें आपतन कोण I और R का मान समान होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये 2 नियम है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं। अगला नंबर देखो, संयुग्मी फोकस क्या है समझाइए, लंबन क्या है समझाइए। ये 2 क्वेश्चन आप तैयार कर लेना आखिरी, ठीक है बच्चों। यार इतना लंबा हो जाता है कि थक जाता हूँ भाई, थक जाता हूँ जिसे बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए निरंतर हम मेहनत करते हैं और करते रहेंगे बच्चों। बस आप लोग भी ऐसे मेहनत करते रहिए, ये लंबन की भी परिभाषा तैयार कर लें, ठीक। हम अभी आपको जो वीडियो दे रहे हैं बच्चों, कितना बज रहे हैं, 1:26 में अभी ये वीडियो बन रहा है। एडिट करेंगे बच्चों 2 बज जाएंगे, सोएंगे 3 बज जाएंगे, हो सकता है अभी और वीडियो बनाए, आपको कल देंगे। जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं कि आपने आपके लिए आप मेहनत नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। आप लोग भी मेहनत करें, हम आपके लिए साथ हैं। बस प्लीज़ आप लोगों से बस एक ही चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।